नमस्कार दोस्तों, एसीसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ईवीएस के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको ईवीएस का पूरा आप कह लीजिए कि पेडागोजी और एनसीईआरटी पूरा मैंने आपको कवर करा दिया है। आपका सिलेबस पूरा हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने 2014 और 2015 के 4 पेपर हम लोगों ने सॉल्व किए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2016 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था, जो पेपर हुआ था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, बाकी यहाँ हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है, ठीक है, और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है। ओके, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती हैं, निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। यानी कि पहले वो फाइल ली, पानी में डाल दी, तैर रहा था, फिर उन्होंने उसको लिया, तोड़ मरोड़ के डाल दिया और वो डूब गया, और फिर वो बच्चों को दिखा दी और बच्चों से कह रही है कि बच्चों सोचो और इसका कारण बताओ। एक बात बताइए, अब आप खुद सोचिए, अगर जब कभी भी कोई आपसे कहता है कि देखो ऐसा क्यों हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे, अपने मन में अलग अलग विचार लाएंगे कि अच्छा ऐसा हुआ होगा इसलिए डूबा है, या ये हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप हाइपोथेसिस यानी कि कल्पना कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, परिकल्पना। ठीक है, क्या हो जाएगा? परिकल्पना। तो देखिए, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी वाले क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, जब जो वो पूछे बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, आप कर ले जाएंगे। ठीक है, शिक्षिका ने कहा ना कि बेटा सोचो और बताओ। अगर वो कह देती ना कि करो और देखो, तब तो यहाँ करके सीखना हो जाता, लेकिन वो कह रही है कि सोचो, तो बच्चे सोचेंगे और कल्पना करेंगे, अच्छा ऐसा था तो ऐसा हुआ, ऐसा था तो ऐसा हुआ। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास। ध्यान सुनिएगा, बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में सिवाय, मतलब इसमें चारों में से ऐसा कौन है जिसको छोड़कर बाकी सभी वांछनीय, वांछनीय मतलब होता है बाकी सभी मान्य है, लेकिन इसमें से एक ऐसा है जिसको मान्य नहीं होना पड़ेगा या वो गलत है। देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन, बच्चों की अस्मिता या व्यक्तित्व का पोषण करना, बिल्कुल सही, ईवीएस ऐसा कहता है। दूसरा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, बिल्कुल गलत है, आपको नॉलेज नहीं बढ़ाना है। यानी कि जो हमारा सेकंड नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कह रहा है ना कि वास्तविकता से छोड़ करके आपको कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान। भाई ईवीएस का ये उद्देश्य कतई नहीं है। ईवीएस हमेशा कहता है कि बच्चों के विद्यालयी जीवन को आप बाहरी जीवन से जोड़िए। ये तो सीधा कह रहा है कि ज्ञान पे लाइए, तो हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। और यही हमसे पूछा ही है कि के सिवाय। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, कभी कभी होता गलती ये है हम लोगों से कि हम लोग क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते और लपेट देते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए वो क्या कह रहा है आपसे। तो आपसे कहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो गड़बड़ है, जो नहीं करना चाहिए। तो यही है हमारा, पुस्तकीय ज्ञान से बच्चों को नहीं जोड़ना है, बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ना है। क्लियर है? तो सारे ऑप्शन देखिए, एक लाइन में हम ऑप्शन को बना देंगे, एकदम स्मार्ट वर्क करेंगे, ज्यादा हम सोचने की भी नहीं और ज्यादा हम लॉजिक भी नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा समझेंगे, आंसर हमारा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखिए क्या कह रहा है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। ओके, 4 के शिक्षक हैं। चलिए, वे वृक्ष संरक्षण यानी कि पेड़ों को बचाने के बारे में अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। वो कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी। ठीक है, आपसे ये नहीं कह रहा है कि कौन सत्य है, कह रहा सबसे ज्यादा कौन सत्य होगा। देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करें, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों की समूह बनाना, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब आप देखिए, कभी कभी होता है ना कि हम लोग पॉजिटिव निगेटिव लेके चलते हैं, तो आप बताइए चारों के चारों ऑप्शन में कौन गलत लग रहा है? सबके सब सही है। भाई आपको प्रोत्साहित भी करना है,
बच्चे पार्टिसिपेट कर उसके लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। साथ ही साथ आपको विचार विमर्श के लिए समूह भी बनाना है, और साथ ही साथ आपको लिखा है वाद विवाद प्रतियोगिता कराइए ताकि बच्चों को ज्यादा जानकारी मिले। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, क्वेश्चन कहा था कि एक गतिविधि उद्देश्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन होगा, तो चारों के चारों हैं, बट सबसे अधिक उपयुक्त वही होगा जिसमें बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट कर जाए। और डायरेक्ट इंटरेक्ट तभी करेगा जब बच्चा एक पौधे को क्या करे, अपना ले, है ना। जब बच्चा एक पौधे को अपना लेगा, उसकी देखरेख करेगा, तो वो उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होगा कि भाई हम लगाए हैं, हमारा अमरूद का पेड़, हम इसको अच्छे से रखेंगे, और उसकी वो सेवा भाव अच्छे से करेगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे मोस्ट 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 प्रोबेबल आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। फिर से सुन लीजिए आप, ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, गलत नहीं है, लेकिन जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी हिसाब से आप दीजिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ठीक है, तो आपसे कहा था कि सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण पहला नंबर ऑप्शन है। क्लियर है, चलिए ऐसे ही हम साइकोलॉजी क्वेश्चन को बनाएंगे और एक एक प्रश्न को आराम से निपटा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि बच्चे जो होते हैं वो शिल्पकला और चित्रकला को एक साथ सीखना पसंद करते हैं। इसका क्या क्या कारण हो सकता है, आप यहाँ नीचे ऑप्शन देखिए, बहुत सारा ऑप्शन दिया है, चलिए देखते हैं। पहला नंबर, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, बिल्कुल सही है। एक बच्चा सीख रहा है तो दूसरा बच्चा भी सीखेगा, यानी कि पहला नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम मतलब आसपास की चीजों को सीखेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो वो कुछ और बच्चा बताएगा, ये कुछ बच्चा और बताएगा, तो आपस में ही वो लोग सीखेंगे। ठीक है, यही तो हमारा सामाजिक अधिगम है। आपसे अगला कह रहा है, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं और उससे प्रेरित होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे जब अभी आप, अगर आप शिक्षक हैं तो कह दीजिए हाँ बेटा बहुत है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया, गुड गुड गुड। जैसे अगर मान लीजिए थोड़ा सा कोई गड़बड़ बनाया है तो उसको आप हतोत्साही मत कीजिए, तो बेटा देखो सुनील ऐसा बनाया है, आप भी बनाओ, तो भी देख के प्रोत्साहित, अच्छा हम भी ऐसा बनाएंगे तो सर हमारी भी तारीफ करेंगे। यानी कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो भी सही है। चौथा पॉइंट कह रहा है कि यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता, नहीं भैया, अनुशासन का यहाँ को किसी बच्चे को बांध के नहीं रखना है, तो यहाँ पे चौथा नंबर जो ऑप्शन हमारा है वो गलत है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा था कि शिल्पकला और को बच्चे सीखने में समूह में क्यों पसंद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये राइट आंसर है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए, बस हम लोग लॉजिक को पकड़ रहे हैं और खट 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 अपना आंसर निकाल ले रहे हैं इजी तरीके से। देखिए ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए दिमाग एकदम फ्रेश रखिए। अच्छा ये कहा बस पकड़ के आंसर। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, आधा प्रश्न आपका सॉल्व हो गया तो आंसर सॉल्व, प्रश्न कंफ्यूज तो आंसर 100% कंफ्यूज। ठीक है, देखिए कह रहा है कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। अच्छा भाई, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, क्लियर है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। फिर देखिए वो आपसे पूछ रहा है सबसे उपयुक्त, मतलब चारों के चारों सही होंगे लेकिन इनमें से कौन सबसे ज्यादा सही होगा, कौन सा देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि सृजनात्मक लेखन, भाई आप प्रयोग करवा रहे हो तो लेखन तो नहीं होना चाहिए ज्यादा। चलिए अगला बढ़ते हैं, कह रहा है प्रदर्शन, प्रदर्शन भी करा सकते हो आप, लेकिन इसमें प्रयोग जब आप कराओगे तो बच्चे का इसमें क्या रोल हुआ, कोई चीज आपने बना के दिया, बेटा आओ चार्ट बना के ला दो, तो चार्ट कहीं से देख के बना के ला दिखा देगा, तो इसमें नहीं हुआ। हस्तपरक गतिविधि, ध्यान दीजिएगा, हस्तपरक गतिविधि, बेटा तुम प्रोजेक्ट बना के लाओ, जब वो प्रोजेक्ट बनाएगा तो उसके बारे में बेहतर तरीके से जानेगा और आप प्रैक्टिकली वो चीजों को सीखेगा। इसीलिए तो हम लोग को प्रैक्टिकल कराया जाता है, मेथी ऑरेंज फलाना ढिमकाना। तो जब बच्चा प्रयोग करेगा ना तो उसको बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। और प्रयोग कब, जब अपने हाथ से करेगा, टीचर से नहीं, अपने हाथ से करेगा तो उसको बेटर समझ में आएगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हस्तपरक गतिविधि। हस्तपरक गतिविधि इज अ राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, ध्यान रहेगा, फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन जैसा कहेगा
वैसा ही हमको लपेटे में लेना है, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका आंसर वही हो जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपका आंसर क्लियर होता चला जाएगा। देखिए, कह रहा कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। एक बात सोचिए, देखिए, आपको ऐसे स्रोत ढूंढने हैं या नीचे के ऑप्शन में ऐसा छांटना है जहां आपको जल चक्र भी मिल जाए, सजीव निर्जीव भी मिल जाए और पौधे भी मिल जाए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला, परिवार एवं समुदाय। एक बात बताइए, परिवार में क्या सजीव निर्जीव नहीं है? अरे खटिया हो गया निर्जीव, हम लोग हो गए सजीव। दूसरा ऑप्शन, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें। देखिए, अब जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं ये भी तो स्रोत हुए, वो क्या वहां से बच्चा नहीं सीख पाएगा कि पुस्तक में ये जीव बने हैं तो ये सजीव है ये निर्जीव है? दिमाग एकदम खोल के रखे रहिएगा। वो आपसे बोला है कि स्रोत, स्रोत मतलब कहां कहां से वो सीख सकता है। तो परिवार से सीख लेगा, पाठ्य पुस्तकों से सीख लेगा। अब यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं कहा है ना कि सबसे उपयुक्त तो कौन है, यहाँ कह रहा है किस किस से सीख सकता है। तो परिवार से सीख सकता है, पाठ्य पुस्तक से सीख सकता है, शिक्षक तो सिखाएगा ही सिखाएगा, अगला कहानी से तो और बेहतर तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पे हमारा ए भी राइट है, बी भी राइट है, सी भी और डी भी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगेन क्वेश्चन आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, आधा क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपसे कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि कांच के, देखिए, कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो एक छोटा बच्चा ही बता देगा। जैसे आप कहेंगे बेटा इस बोतल को सुखा के लाओ, तो दिमाग लगाएगा अच्छा क्यों सुखवा रहे हैं। तो आप अगर आप मोटा मोटा कहेंगे कि अच्छा बताओ बेटा सूखने से क्या होगा, तो बता देगा, खट से बताएगा कि इसमें जो पानी लगा है वो हट जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर है। हम धूप में इसीलिए सुखाते हैं ताकि बोतल की जो पानी है, पानी खत्म हो जाए। पानी खत्म हो जाए मतलब जो नमी है वो समाप्त हो जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, जो नमी है इसको हम पूर्णतः हटाने के लिए धूप में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसमें तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ये तो लॉजिक की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रेणु की दादी, ठीक है, रेणु की दादी एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था। अच्छा, जैसे रेणु की दादी कहीं बेटी देख रहे, एक कुआं देख रही हो, इस कुआं में पहले पानी था 15 से 20 साल पहले, अब नहीं है ना। अब देखिए, लेकिन अब वहां पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है, अब आपसे पूछ रहा है। देखिए, बताएं कि 15-20 साल पहले पानी था, अब ये सूख गया है, अब इसका कारण बताओ बेटा। तब अब आपसे ऑप्शन दिया है, अब आप सोचिए। देखिए, पहला, पेड़ों, कुएं और उसके आसपास की स्थान को मिट्टी से ढक दिया गया है, सॉरी सीमेंट से। देखिए, सीमेंट क्या होता है ना, वो पानी को पास नहीं होने देता। एक बात बताइए, अगर ये आपका कुआं है ना, यहां आपने पूरा पूरा प्लास्टर कर दिया आसपास, तो यहां जो बारिश हुई पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा। जब नीचे पानी नहीं जा पाएगा तो इस कुएं का जल स्तर घट जाएगा और धीरे धीरे 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल बाद ये कुआं सूख जाएगा। तो पहला कारण जो लिखा है वो तो बिल्कुल सही लिखा है कि जब आप सीमेंट से उसको लेंटर कर देंगे तो पानी नीचे नहीं जाएगा। दूसरा कारण पढ़ते हैं, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, बिल्कुल सही है भाई। यहां अगर आपने एक बोरिंग पंप, 2 बोरिंग पंप, 3 4 5 8 10 ठो लगा दिया तब भी तो इसका वाटर लेवल नीचे हो जाएगा। आपने पंपो सेट से पूरा पानी खींच लिया तो भी पानी वो सूख जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, राइट आंसर है। तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। तीसरा आपसे क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब
नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर नल है तो कोई कुएं का प्रयोग नहीं करेगा, ये किसने कह दिया? और ये तो क्वेश्चन से दूर दूर तक नाता नहीं रखता। क्वेश्चन तो कह रहा था सूखा क्यों, ये थोड़ी कह रहा है कि कोई पानी पी रहा है कि नहीं पी रहा। तो सूखने का कारण केवल ए और बी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए एंड बी। कुआं इसलिए सूख गया क्योंकि प्लास्टर कर दिया गया था आसपास की जगहों को, और दूसरा ये कि जैसे आप कह सकते हैं कि जो जल स्तर था वो इसलिए कम हो गया क्योंकि हमने बोरिंग मशीन लगा दी थी। क्लियर है? चलिए देखिए कहाँ दिक्कत हो रही है। आप साइकोलॉजी कर रहे हो, एनसीईआरटी तो हम लोग धुआं की तरह उड़ा देंगे, ये साइकोलॉजी में दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से हम लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग पढ़ते हैं और उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है। अब एक बगुला भैंस बैठा है, क्यों बैठा है? देखिए पहला नंबर, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस से बैठता है। बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भैंस मदद करती है। तीसरा, बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला तथा भैंस का सहजीवी संबंध है। एक बात बताइए, बगुला को मनोरंजन के लिए भैंसिया के पास है, भैंसिया पटक देगी तो साफ हो जाएंगे। दूसरा, भैंस बगुले को एक भैंस का नौकर है उसको पीठ बैठा के चले चलो बेटा घुमा दे तुम्हें, ऐसा तो होगा नहीं। तीसरा, बगुला भैंस को डराएगा, ये तो वही बात हो गई कि बगुला भैंस को डराएगा। भैंस अगर ऐसे झुका दी तो बगुला 4 कोस फेंका जाएंगे। तो लास्ट ऑप्शन बचता है, वो तो आप आराम जान के, बगुला और भैंस के बीच सह संबंध है। देखिए सह संबंध मतलब होता है जिससे दोनों को लाभ हो। देखिए बगुला और ये भैंस, देखिए दोनों को लाभ कैसे होगा? बगुले की भूख मिट जाएगी, कीड़े मकोड़ों को खा लेगा, और भैंस की पीठ की सफाई हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर जुआ वगैरह है तो जुए को बगुला खा लेगा, बगुला का पेट भर गया, और भैंस का जो उसका खून चूस रहा था जुआ वो चला गया, तो दोनों को लाभ हो गया। तो ये होते हैं क्या? सहजीवी। सहजीवी मतलब दो लोग साथ रहते हो और एक दूसरे को लाभ होता हो। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को बनाते हैं और उसको देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? 69। ठीक है, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, देखते हैं वहां क्वेश्चन दिख रहा होगा। कह रहा कि निम्नलिखित में से जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं है। मतलब जड़ कौन सा कार्य नहीं करती? पहला, ह्यूमस उपलब्ध करवाना। देखिए ह्यूमस मतलब होता है नमी, ठीक है, नमी उपलब्ध करवाना, तो भाई ये तो जड़ काम करती है। दूसरा, पौधे को सहारा देना। तीसरा, जल तथा खनिज का अवशोषण करना। और चौथा, भोजन भंडारण या संचित करना। देखिए इसमें क्या है कि बहुत कंट्रोवर्सी होती है। कई लोग कहते हैं कि पौधों को सहारा देना जड़ का काम नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि भोजन भंडारण करना जड़ का काम नहीं है। देखिए अब इसमें दो बातें आती हैं कि ये सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर ऑप्शन में कंट्राडिक्शन है, बट एनसीईआरटी की बुक ने सीधा क्लियरली लिखा है कि जड़ किसी भी प्रकार के भोजन का भंडारण नहीं करती। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है भोजन भंडारण या संचित करना, ये जड़ों का काम नहीं है। तो हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है वो सही है। देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए ये आ गया एनसीईआरटी का। लिख रहा है कि कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में दिए गए कथन को बताइए। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको बताया था कि जो कर्णम मल्लेश्वरी जी हैं, ये पहले आप बताइए कहाँ की थी? ये थी आंध्र प्रदेश की। दूसरा, इनके पिताजी थे हवलदार। पिताजी क्या थे? हवलदार। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि ये 12 वर्ष की आयु से ही वेट लिफ्टिंग, ठीक है, क्या करती हैं? वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। 130 केजी का ये भार उठाती हैं और इन्होंने कई सारे पदक जीते हैं। तो इतनी जानकारी हमें मिली थी एनसीईआरटी की बुक से। अब आपसे क्या क्या कहा है छांट लीजिए। पहला कहा है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं। बिल्कुल है भाई, ये वेटलिफ्टर हैं, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्या कह रहा है आपसे? अगला कह रहा है कि यह कर्नाटक की है। बिल्कुल नहीं, ये कर्नाटक की नहीं है, ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तीसरा आपसे कह रहा है कि ये अपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। 130 केजी, बिल्कुल सही है, 130 केजी ये उठा सकती हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है कि 12 वर्ष की आयु से, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए
सी और डी सही है और बी नंबर हमारा गलत है, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसको हम इजी टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए भाई, सीढ़ीदार कुएं क्यों बनाए जाते हैं उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उसको आप बताइए कौन कौन सही है। पहला नंबर, वे जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। ये बहुत पुराने जमाने से हो रहा है कि सीढ़ीदार, जैसे कुएं में सीढ़ी सीढ़ी ऐसे सीढ़ी से जाते हुए चले जाइए, कभी आप चुनार जाएंगे तो वहां कुआं आपको देखने को मिलेगा, कुएं के अंदर सीढ़ी बनी हुई है। ठीक है, तो सीढ़ीदार कुएं इसीलिए बनाए जाते थे ताकि जल भंडारण हो सके। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा आपसे कह रहा है कि सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, बिल्कुल सही है, सब के सब उसको उस पानी को प्रयोग करते थे। तीसरा, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता था, ये भी सही है भाई, जहां पानी थोड़ा सा बरसता था या कम बरसता था वहीं इनका निर्माण होता था। लास्ट, उनमें केवल संदूषित जल, ऐसा नहीं है भाई, जरूरी है क्या कि कुओं में केवल शुद्ध जल हो, अशुद्ध भी हो सकता है। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है यही गड़बड़ है, बाकी सारे के सारे सही है। तो हमें आंसर क्या मानना है, ए, सी और बी, जहां पे होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए एनसीईआरटी आ गया है, इसके लिए तो हम धड़ाधड़ लगाएंगे। देखिए क्या बोल रहा है, बोला बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस जगह पे, तो बरली आप जानते होंगे, बरली नाकासाकी ये आपका कहां पे है, ये आपका है महाराष्ट्र में, यानी कि मुंबई में। ठीक है, तो बरली जो जगह है वो कहां है, महाराष्ट्र में है। क्लियर है, वहां एक कला है, पारंपरिक कला का प्रकार है, वो वहां पे फेमस है। अगला आपसे कहा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, देखिए आप ये जानते हैं तमिलनाडु यहाँ भारत के निचले हिस्से में है। ठीक है, तो यहीं ऊपर कर्नाटक है, नीचे आएंगे आपका केरल है, बीच में आंध्रा है, फिर आपका तमिलनाडु है। तो आप देख पा रहे होंगे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये चार राज्य एक साथ है, यानी कि इसमें कौन कौन से होंगे, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ये मैंने आपको जब मैप बताया था, मैप वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो ये आपका कहां पे हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा, केरला हो जाएगा और साथ ही साथ कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और तीक्ष्ण होती है। यह वायु के पत्ते के हिलने और ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाप रे बाप, सोचिए, यानी कि अगर घास हिल रही है तो उसको वो पहचान लेगा, और अगर कोई जानवर चल रहा है उसके पैर से आवाज आ रही तो वो पहचान लेगा। ऐसा मात्र एक ही जानवर था, मैंने आपको बताया था, कौन, हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ। मैंने आपको बताया था क्लास में कि बाघ जो होता है वो अलग अलग किस्म की आवाज निकाल सकता है। इसकी आवाज को हम लोग 3 किलोमीटर तक सुन सकते हैं। ये रात में काला और सफेद देख सकता है, हमसे ये 6 गुना ज्यादा देखता है, और हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। साथ ही साथ ये जब अपनी बीवी को बुलाएगा तो बड़ा प्यार से बुलाता है, रोएगा तो कुछ अलग, गुर्राएगा तो कुछ अलग। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है कि पत्ते की आवाज में और जानवर की आवाज में अलग ध्वनि कौन कर सकता है, तो ये बाघ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए, कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किस पर्वतीय क्षेत्र में है। देखिए, जब मैंने आपको भाग नक्शा मैपिंग थोड़ा सा बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये इलाका है गुजरात का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ अहमदाबाद से, यहां से वो केरला आ रहा है, केरला, तो ऐसे ही आएगा, इन सुरंगों को पार करता हुआ आएगा। तो ये कौन सा इलाका है, आपको पता होगा, ये भारत का क्या है, पूर्वी घाट, और ये क्या है, पश्चिमी घाट। तो वो व्यक्ति किधर से क्रॉस करेगा, पश्चिमी घाट से। ठीक है, पश्चिमी घाट से वो क्रॉस करता हुआ आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इधर होता है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, तो पश्चिमी घाट से वो व्यक्ति जाएगा।
जहां पे उसको अनेक प्रकार की सुरंगें मिलेंगी। और ये सुरंगें कहां से कहां जाने मिलेंगी? अहमदाबाद से केरला। ठीक है, चलिए आगे। ये भी मैंने आपको बताया था, जब आप इलेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि 92 सुरंगें और 2000 पुल यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो 92 सुरंगें और 2000 पुल मिले थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीजें होंगी, जो चीजें आपके एनसीईआरटी में मेंशन की गई है, वही आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछता है, आपसे एक्स्ट्रा वो कुछ नहीं पूछेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। जैसे कह रहा है, अगर पृथ्वी मान लीजिए ये है और भारत यहाँ है, तो इसके पीछे कौन है? भारत यहाँ है, तो इसके जस्ट पीछे आप जाएंगे तो अर्जेंटीना पड़ता है। ठीक है, भारत के जस्ट पीछे कौन पड़ता है? अर्जेंटीना। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, अगर कोई गंदेला पानी है, वहां मच्छर पड़े हैं, तो उनमें कहते हैं कि तेल डाल लीजिए, तेल आप तेल डाल लीजिए तो मच्छर मर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है, मच्छर जो होते हैं जब उसमें बच्चे देते हैं, तो उसके बच्चे जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पानी से लेते हैं। लेकिन जब आप तेल डाल देंगे ना, देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए है पानी की लेयर, यहां से ऑक्सीजन उनको मिल रहा है। जैसे ही आप तेल डालेंगे, आपको पता है कि तेल क्या करता है? तेल ऐसे ऊपर ऊपर तैरता रहता है ना। अगर ये ऊपर ऊपर तैर रहा है तो ऑक्सीजन को पास होने नहीं देगा, और सारे के सारे मच्छर क्या होंगे? मर जाएंगे। ठीक है, सारे मच्छर मर जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई को काट देता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह एक साथ नहीं रहता कॉलोनी में? तो मैंने जब आपको मधुमक्खी बताया था, उसमें बताया था मैंने आपको कि दीमक, चींटी और ततैया। दीमक, चींटी और ततैया, और साथ में मधुमक्खी, ये चारों के चारों ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप मतलब इनमें एक रानी होती है, सिपाही होते हैं, मजदूर होते हैं, काम करने के लोग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये चारों ग्रुप में रहते हैं। अब बचा कौन, वो देख लीजिए। तो आपका बचा है मकड़ी। ऑप्शन नंबर 3, मकड़ी जो है वो ग्रुप में नहीं रहती, ये अकेले अपना जाला बना के रहती है, और वहीं शिकार को पकड़ के ये खाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग धड़ाधड़ करते जा रहे हैं, कोई हम लोग को दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या का ध्यान समझिए। कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के ढांचे वहां की जलवायु के स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं, बताइए। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। लीजिए, बांस के खंभों पे घर तो एक ही जगह बन सकता है, कहां? आसाम में। फिर भी कुछ आगे ऑप्शन देख लेते हैं। कहा है कि अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं, बिल्कुल सही है। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फीट की मीटर की ऊंचाई पे। तो ऐसे घर भैया केवल आसाम में देखने को मिलते हैं। यहां पर 3 से 3.5 मीटर कह लीजिए, या 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनते हैं, और यहाँ लगातार वर्षा होती है, इसलिए लकड़ी के जो है फर्श होते हैं, छत जो होती है ढालू होती है, ताकि पानी बहे और निकल जाए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आसाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कुड़ुक। तो मैंने आपको बताया था, जो कुड़ुक भाषा होती है, कुड़ुक भाषा जो होती है वो जंगल आदिवासी लोग करते हैं। जो मैंने आप लोगों को कहानी बताई थी, एक तोता जो राखी थी हमारी जो झारखंड है, झारखंड के जंगलों में जब जंगल अधिकार कानून आया था, तो वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा? कुड़ुक। ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ भी ड है तो यहाँ भी ड है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा। जो कुड़ुक भाषा है वो झारखंड में बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। क्लियर है?
देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण की थीम है? कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। देखिए मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण की 6 थीम है। कौन कौन सी 6 थीम? पहला परिवार और दोस्त, दूसरा भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम करते हैं, ठीक है, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवलिंग, वर्क, वी टू डू। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो इन 6 के 6 टॉपिक में आ गया? तो आप देखेंगे आपका कौन सा है? भोजन। तो भोजन जो है ये एनसीएफ 2005 के अनुसार हमारे मुख्य विषयों में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, भोजन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि पर्यावरण की विषय वस्तु अर्थात थीम में आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? यानी कि जो चारों के चारों तर्क दिए हैं ये सब सही है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सही है? देखिए पहला नंबर, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों के विस्तृत विस्तार एवं सम्मिलित करने में मदद करता है। बिल्कुल करता है। यह विषय सीमाओं को नरम सौम्य बनाने में, संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ये भी सही है। लास्ट, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। देखिए अब चारों के चारों सही है। हम इसमें भाई तुम्हारे कौन सा ऑप्शन? एक बात बताइए, जो आपको 6 के 6 थीम दिया गया है, परिवार और मित्र, भोजन, आवास, पानी, ट्रेवलिंग और चीजें जो हम करते हैं, ये दिया क्यों है? देख आप अगर ध्यान देंगे तो पहले परिवार आया है, फिर भोजन, फिर पानी, फिर आवास, फिर यात्रा, फिर ये, यानी कि पूरा एक सिस्टम से है। सिस्टम से है ना, एक के बाद एक और हर एक का संबंध एक दूसरे से है। अर्थात एक सिस्टमैटिक ढंग से दिया गया है ताकि आपको जो भी आप चीजों को बताएं बड़ा इफेक्टिव तरीके से बताएं ताकि बच्चों को समझ में आए। अर्थात इसका जो लास्ट नंबर ऑप्शन है, एक पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करता है ताकि हमारा जो शिक्षण है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो और बच्चों को अच्छे से समझ में आए। तो इसका जो लास्ट नंबर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 द मोस्ट प्रोबेबल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है। बाकी सब सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे अधिक जो सही है वो लास्ट वाला सही है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उपयुक्त? अच्छा, कम कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम उपयुक्त है? पहला, कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को सुनती हैं। बिल्कुल सही है। कहानी से हम कई सारे विषयों को टच कर लेते हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। नहीं नहीं नहीं, गलत। कक्षा मैनेजमेंट में कहानियों का कोई रोल नहीं होता और यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? राइट आंसर है। भाई कहानी आप सुना रहे हैं ना, मैनेजमेंट थोड़ी कर रहे हैं कि चलो यहाँ बैठो वहां बैठो, तो ये तो हमारा सबसे कम उपयुक्त हो जाएगा। चलिए आगे भी देख लेते हैं, हो तो आगे और खराब हो। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को संबंध जोड़ने के लिए, हाँ भाई बिल्कुल पर्यावरण हम जोड़ सकते हैं। देखिए फिर कहानियों में व्यक्तित्व के अनुभव शामिल होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई। अगर हम कोई कहानी बताते हैं तो बच्चों को ये लगता है कि अच्छा सर बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो ये जो 3 ऑप्शन सही है, जो 2nd नंबर ऑप्शन आपका है यही आपका थोड़ा सा गड़बड़ है और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में में क्या क्या होना चाहिए? देखिए पहला नंबर, परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, परिभाषाओं को याद नहीं कराना है। कह रहा है क्या करना चाहिए? वो कह रहा है कि दूर रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल रखना चाहिए, तो पहला सही है। दूसरा, रटकर सीखने को हतोत्साहित। बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, कह रहा हतोत्साहित, यानी कि जो रटने की विधि है उसको हटाओ, ये भी सही है। तीसरा, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये भी सही है, बच्चा प्रश्न करे और खोजे। चौथा, बच्चे को केवल लिखित, ना केवल लिखित नहीं, उसको सारी जानकारी देनी है। तो ऑप्शन नंबर A, B एंड C इज द राइट आंसर एंड D इज
रॉन्ग आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया में सबसे कम उपयुक्त है। तो सबसे कम देखिए पहला, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना, ये तो ठीक लग रहा है। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां सीखने की एक, हाँ बिल्कुल सही है। बच्चों को हाँ बेटा ठीक ठीक है, अच्छा हाँ हाँ अच्छा है और अच्छा है, ठीक है, निगेटिव मत दीजिए। बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह कार्य होने चाहिए, ये भी सही है। ऐसा ना हो कि बच्चे का अच्छे कार्य को आपने रखा, खराब को हटा दिया, तो बच्चा देखेगा अच्छा हमारा खराब था तो हटा दिए, ठीक है, सबको रखिए, तो इससे बच्चा प्रोत्साहित होगा। लास्ट, बच्चे को निजी विवरण और ना और व्यक्तिक पृष्ठ पोषण देना, नहीं ऐसा नहीं है कि केवल एक बच्चे को हाँ हाँ तुम अच्छा कर रहे हो और तुम भाड़ में जाओ, ऐसा नहीं है भैया। निजी यानी पर्सनल किसी बच्चे से आपको ना दुश्मनी निकालनी है ना ही मित्रता निभानी है। आप शिक्षक है तो सबके साथ एक समान व्यवहार करेंगे। तो जो सबसे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे कम उपयोगी होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब देखिए इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकरण को कौशल का आकलन किया जा रहा है, एक बात बताइए। कह दिया कि आपने देखा है जानवरों को, तो अब बच्चा क्या करेगा, सोचेगा जरूर, लेकिन अब वो कह दिया कि लिखिए, तो अब सोचेगा और साथ साथ वो लिख करके रिकॉर्डिंग करके अवलोकन कर देगा, यानी कि दिमाग लगाएगा अच्छा ये छोटा बच्चा था, ये सफेद था, ये काला था, ये नीला था, तो सारी चीजों को अवलोकित करेगा और उसकी रिकॉर्डिंग करके वो दे देगा, ठीक है। क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करके दे देगा। लिखा है इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है, तो अवलोकन और रिकॉर्डिंग की गई है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 88 लिखा है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु पद्धति का प्रयोग करना। ये आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब ईवीएस की अवधारणा रखी जा रही थी तभी कहा गया था कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को अलग ना कीजिए, एक पद्धति में लाके पढ़ाइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु को ईवीएस के फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल लेते हैं, पेड़ों से 5 लाभ बताइए। जबकि कक्षा 5 के शिक्षक क्या कर रहे हैं कि क्या होगा अगर धरती पे कोई पेड़ ना हो। देखिए ध्यान समझिएगा, एक बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि 5 लाभ बताइए, एक बात बताइए, तो बच्चा 5 ही ना लिखेगा, यानी कि उन्होंने लिमिट लगा दी। देखिए यहां पे जो चीज लिखा है ना अभिसारी और अपसारी, तो हम आपको बताते हैं। देखिए अभिसारी और एक होता है अपसारी। देखिए अभिसारी मतलब होता है चीजों को लाके एक जगह का, जैसे आपने लेंस अगर कभी पढ़ा होगा तो ऐसे एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, और अपसारी मतलब होता है फैला दीजिए। क्या कर दीजिए, लेंस के बाद इसको फैला दीजिए, यानी कि जो अपसारी है ये खुला वाला है और ये क्या है, ये बंद वाला है। तो ए ने क्या कहा था, ए ने कहा था 5 लाभ लिखिए, यानी कि बच्चे को लाके 5 पे रोक दिए। तो ए ने क्या कहा था, अपसारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 देखिए, ए जो है बंद अंत वाला अभिसारी है और जो बी है वो मुक्त अंत वाला अपसारी है। अर्थात ए ने कहा कि 5 लाभ लिखिए और 5 लाभ लिख के लिमिट बांध दिया ना, तो ऐसा हमने कहा कि आप यहीं तो घूम सकते हो या आप 5 किलोमीटर घूमिए, तो आप बंध गए, लेकिन हमने कहा कि लीजिए बाइक उड़ा दीजिए तो आप खूब घूमेंगे। तो यहां शिक्षक ने कहा भैया पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, आप सोचो, बच्चा सोचेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, घर नहीं बनेगा, ये या फलाना ढिमकाना, पता नहीं कितना सोच के लिख डालेगा। तो जो कक्षा 5 के जो बी वाले शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि अपसारी चिंतन करो, यानी कि खुला चिंतन करो जितना कर सकते हो,
और ए वाले कह रहे हैं कि बंद, फिर 5 क्वेश्चन बता दो, कहानी खत्म तुम्हारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ए शिक्षक कह रहे हैं कि अपसारी और बी ए अभिसारी और बी अपसारी। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में कौन सा सत्य है? ठीक है, कौन सा सत्य है? पहला नंबर मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बिल्कुल, देखिए भाई कक्षा 1 के बच्चे हैं तो उनको लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो इसका पहला नंबर ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए ड्राइंग, क्योंकि बच्चे इसमें आना जाता है। बिल्कुल सही है, बच्चे ड्राइंग में बड़ा मजा लेते हैं और अच्छे से वो सीखते हैं, छोटे बच्चे। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन शिक्षकों का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, देखिए शिक्षक किस प्रकार से अवलोकन कर रहा है, कैसे वो रिकॉर्डिंग रख रहा है कि अच्छा ये बच्चा इतना सीखा है, इसको यहाँ से बताना है, इस बच्चों की यहाँ नहीं आया, इसको पीछे जाके बताना है। इन सब की रिकॉर्डिंग भी शिक्षक को करनी पड़ेगी, क्योंकि कक्षा 1 की बात हो रही है। तो सी भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। भैया आकलन की आवश्यकता है, तो ये हमारा जो लास्ट ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, और जो हमारा ए बी और सी ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन से, थोड़ा हम लोगों ने जल्दी से, थोड़ा अच्छे से सटीकता के साथ क्वेश्चन को समझते हुए हम लोगों ने फरवरी 2016 के ईवीएस के पेपर को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि थोड़ी बहुत नॉलेज इंप्रूवमेंट हुई है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।